रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया कि सोशलिज्म इन यूरोप यहां पर किस तरीके से हुआ और क्या क्या चीजें हुई और किस लेवल पर किस तरीके से यहां पर काम हुआ, ये सब चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी। मतलब हमारा जो एक पार्ट यहां पर है वो मैंने आपको समझा दिया कि समाजवाद जो है वो यूरोप में पहुंचा कैसे, उसमें परिवर्तन क्या क्या हुए, किस किस तरीके की आइडियोलॉजी वाले लोग यहां पर आपको देखने को मिले, उनका काम यहां पर क्या था करने का, है ना। फिर उसके बाद सोशलिस्ट यहां पर क्या बात लेकर आए और सोशलिस्ट का वर्चस्व कैसे आगे बढ़ा, कैसे लोगों ने उनको यहां पर सपोर्ट किया, ये सब चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी। अब इसी के कंटिन्यूएशन में हमारी जो एंट्री होगी अब कहां होगी, अब रशिया में होगी। हमने एज अ होल यूरोप के बारे में हमने बात किया, लेकिन अब हम यहां पर जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी के लोग यहां पर थे, इन्होंने गवर्नमेंट जो रशिया में बना ली वो कब बना ली, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1917 का, मतलब 1917 में अक्टूबर रिवॉल्यूशन यहां पर हुआ, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि रशिया में जो है वो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि सरकार जो है वो सोशलिस्ट लोगों की यहां पर बन गई। ठीक है, जो सोशलिस्ट यहां पर आइडियोलॉजी रखते थे। द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन में मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो दो तरीके के यहां पर आपको इवेंट देखने को मिलेंगे। पहली बात यहां पर क्या हुआ कि फरवरी 1917 में मोनार्की जो है वो यहां पर उसका फॉल हुआ। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि आप ये देख सकते हैं कि जो 1917 वाला टाइम पीरियड है, फरवरी 1917 का, उसमें मोनार्की जो है वो गिरती है। और उसके बाद यहां पर अक्टूबर में क्या होता है कि कुछ इवेंट्स अक्टूबर में भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो फरवरी और जो आपका यहां पर अक्टूबर के इवेंट हैं, ठीक है, इनको अगर हम साथ में मिलकर देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हाउ डिड दिस कम अबाउट, व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन अकर्ड। अब दो क्वेश्चन यहां पर आएंगे, मतलब कि सब जगह पर कोशिश हो रही थी, है ना, अगर हम देखेंगे तो बाकी जगह पर भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी, है ना, लेकिन रशिया में क्यों हुआ, है ना, जर्मनी में क्यों नहीं हुआ, ब्रिटेन में क्यों नहीं हुआ, फ्रांस में तो ऑलरेडी यहां पर हो चुका था, फ्रांस रिवॉल्यूशन ले आए थे हम। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि मतलब आपसे पूछा ये जा रहा है कि रशियन जो रिवॉल्यूशन है वो रशिया में क्यों हुआ, मतलब ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब ये पूरा का पूरा सरकार जो सोशलिस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट बनी है ना, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो यहाँ पर हुआ था 1917 का, उसके तहत आखिर पॉसिबल कैसे हुआ। उस टाइम पीरियड पर सामाजिक और जो राजनीतिक कंडीशंस थी रशिया में, है ना, मतलब रशिया में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, पॉलिटिक्स जो वहां पर चल रही थी वो किस तरीके की, मतलब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो इस रिवॉल्यूशन को यहाँ पर सपोर्ट करें, क्या कंडीशन थी, तो वो चीज अगर हम समझ जाएंगे तब हमको ये समझ में आ जाएगा कि रशिया में ही जो रिवॉल्यूशन है वो यहाँ पर क्यों आया। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में ये फोटो है, ठीक है, सार निकोलस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं हम यहाँ पर। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रशियन इंपायर जो था वो 1914 में कैसा था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 1917 में जो है वो यहाँ पर अक्टूबर रिवॉल्यूशन के तहत सोशलिस्ट जो है उनकी सरकार यहाँ पर बन गई। ठीक है, लेकिन अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि रशियन इंपायर जब 1914 में यहाँ पर था तो उसमें यहाँ पर क्या क्या था। देखिए, अगर हम बात करेंगे 1914 में सार निकोलस टू रूल्ड रशिया इन इट्स इंपायर। ठीक है, तो ये फोटो जो मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये सार निकोलस है। ठीक है, तो सार निकोलस जो है वो रशिया और रशिया का जो इंपायर है, ठीक है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1914 में अगर हम बात करेंगे तो सार निकोलस टू रूल्ड रशिया इन इट्स इंपायर। 1914 में सार निकोलस वहां के जो है वो उनकी रूलिंग यहां पर चल रही थी। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, अब देखो क्या होता है कि यहां पर ना रशिया इन इट्स इंपायर यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि रशिया भी है और उसके आसपास के जो इंपायर है उनके बारे में बात हो रही है। तो अभी आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि रशिया के अलावा उसके आसपास के कुछ पार्ट्स हैं जो यहां पर रशिया के इंपायर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे जो मॉस्को है, ठीक है, उसकी टेरिटरी के आसपास वाली चीजें तो ही हैं, लेकिन इसमें आप कई आज के टाइम पीरियड पर जो आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा, लैटविया देखने को मिलेगा, ल्यूथेनिया हो गया, ठीक है, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस वगैरह, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप अगर इन लोकेशंस को देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड मैप खोलकर एक बार जो है वो देख सकते हैं। यूरोप की कंट्रीज हैं, ठीक है, तो आपको जो है ये यूरोप के पास जो ये लोकेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी और उनके आसपास जो है वो सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे का सारा जो रीजन है, फिनलैंड, लैटविया, ल्यूथेनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ठीक है, बेलारूस वगैरह, ये सब जो पार्ट था ये किसका पार्ट था, ये रशियन इंपायर का पार्ट था। और इस पे जो रूलिंग यहाँ पर चल रही थी वो किसकी चल रही थी,
वो सार निकोलस II जो थे वो यहाँ पर रूल कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि भाई जो सोसाइटी थी वहां की, है ना, मतलब किस तरीके के लोग थे रशियन एम्पायर में, क्या किसी एक ही धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे थे क्या, है ना, तो ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, जो भी यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये लोग भी हैं। मतलब देखो क्या होता है कि जैसे हिंदू में भी अगर आप बात करोगे तो हिंदू में भी अलग अलग तरीके के सेक्ट हैं, है ना, और अगर आप जैसे मुस्लिम्स में भी बात करोगे तो यहाँ पर क्या होते हैं कि उसमें भी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी कि भाई हम ये वाले मुस्लिम्स हैं, हम ये वाले मुस्लिम्स हैं, हम ये वाले हिंदूज हैं, हम ये वाले हिंदूज हैं, इस तरीके से यहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट सेक्ट्स देखने को मिले। तो क्रिश्चियन में भी यही होता है, क्रिश्चियन में भी आप देखोगे तो यहाँ पर अलग है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी रिलीजन था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो आप ये कह सकते हैं कि ग्रीक यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर चर्च है उसकी आइडियोलॉजी को यहाँ पर ये फॉलो करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसमें कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स और जो भी बुद्धिस्ट वगैरह हैं ये लोग भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी भले यहाँ पर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की थी, लेकिन बाकी के जो धर्म वाले लोग हैं, सेक्ट वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे, और इनके जो रूलर थे वो यहाँ पर सार निकोलस II आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगली बात यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो उस टाइम पर, ये तो रशियन एम्पायर के बारे में मैंने बात करी है ना, कि रशियन एम्पायर में क्या क्या था, किस तरीके से था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कि उस टाइम पर जो इकोनॉमी थी और जो सोसाइटी थी, है ना, मतलब आर्थिक व्यवस्था वहाँ पर किस तरीके की थी और जो समाज यहाँ पर चल रहा था वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा था। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखो बोला जा रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, मतलब वो लोग यहाँ पर क्या करते थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यहाँ पर करते थे, या जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज होती हैं उसमें यहाँ पर इन्वॉल्व थे। मतलब और भी जगह पर अगर आप देखोगे तो वहां पर भी लोग एग्रीकल्चर करते थे, फ्रांस में भी करते थे, ब्रिटेन में भी करते थे, लेकिन रशिया में अगर आप देखोगे ना तो करीब 85% जो लोग हैं रशियन एम्पायर के, वो यहाँ पर क्या करते थे कि एग्रीकल्चर से अपनी जो जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज में परसेंटेज कहीं पर 40% था, कहीं पर 50%, कहीं पर 20%, लेकिन रशियन एम्पायर वाला अगर आप परसेंटेज यहाँ पर देखोगे तो ये परसेंटेज कितना है, करीब 85% का आपको यहाँ पर ये वैल्यू देखने को मिल रहा है, मतलब वेरी ह्यूज। ठीक है, समझ रहे हो आप, तो 85% लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। कल्टीवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग भी एग्रीकल्चर करते थे, अब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट को भी वो फुलफिल कर रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर क्या करते थे कि मार्केट वगैरह में दूसरों को सामान बेचने के लिए भी यहाँ पर चीज़ों को प्रयोग करते थे। और उस टाइम पीरियड पर रशिया जो था वो यहाँ पर ग्रेन्स वगैरह का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, मतलब बाकी जगह पर भी सामान वगैरह जो है वो डायरेक्टली रशिया से यहाँ पर पहुंचाए जाते थे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मतलब उस टाइम पीरियड पर जो सोसाइटी थी अगर हम उसको भी देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पर सोसाइटी है, मतलब लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटीज जो है वो आपको ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो बैकग्राउंड हमको समझना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि रशियन रिवॉल्यूशन रशिया में ही क्यों हुआ, है ना। मतलब और भी तो कई सारे लोकेशंस हैं वहां पर हो जाता, रशिया में क्यों हुआ। तो वो जब हम यहाँ पर इनकी थोड़ा इकोनॉमी को समझेंगे, सोसाइटी को समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि आखिर एक्चुअली वो किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैं आप लोगों को ना एक बार मैप भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और जो मैंने रशियन एम्पायर के बारे में आपको बताया था ना, थोड़ा एक बार मैप भी देख लोगे आप, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, ठीक है, ये आपका रशिया हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न यूरोप यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब यूरोप का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये बाल्टिक सी है भाई, है ना, बाल्टिक सी का भी आगे हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एशिया यहाँ पर हो गया, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपको रशिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब आप ये देख सकते हैं कि रशियन एम्पायर बहुत बड़ा है ना, रशियन एम्पायर बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, लोग अपनी नीड्स को भी फुलफिल कर रहे हैं, प्लस मार्केट में भी सामान जो है वो यहाँ पर भेज रहे हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती थी वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको पॉकेट्स में देखने को मिलती थी, है ना। मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह हैं, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को वगैरह हो गया। ठीक है, ये वो सारी जगह हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, है ना। मतलब
आप ये समझ सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्केल पर यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो आपको देखने को मिला, है ना। और उसके बाद जो क्राफ्टमैन वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर करते थे, लेकिन आप ये कह सकते थे कि जो क्राफ्ट की वर्कशॉप वगैरह होती थी उसके आसपास बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती थी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी। 1890s में अगर हम बात करेंगे, व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। पॉकेट मतलब यहां पर सिंपल सी बात ये है कि जिसके पास पैसा होगा, ठीक है, उसकी इंडस्ट्रीज जो है वो यहां पर क्या होंगी, वो बड़े स्केल पर आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, है ना। और अगर आप देखोगे तो सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को वगैरह, ये सब जो रीजन्स हैं इनको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलती थी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। क्राफ्टमैन का काम जो है वो ज्यादा होता था, लेकिन उसके साथ ही साथ वर्कशॉप के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी आपको देखने को मिलती थी, मतलब वर्कशॉप भी होता था और फैक्ट्रीज भी आपको देखने को मिल रही। अभी क्या हो रहा है कि 1890s में, है ना, 1890 का जो टाइम पीरियड है, कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर चेंज हो रही है रशिया में। जैसे पहली बात, जो रेलवे का नेटवर्क है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो आपको एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, मतलब रशिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे, है ना, FDI जिसको हम बोलते हैं ना, कि क्या होता है कि बाहर की कंट्रीज जो है वो किसी एक दूसरी कंट्री में जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे देश में भी हो सकता है कि बाहर की कंट्री से जो है वो पैसा आ रहा है। सेम इसी तरीके की चीजें क्या हो रही थी, जब लोगों ने देखा कि यार इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा रिजल्ट यहाँ पर दे रही हैं, है ना, और इससे बहुत ग्रोथ भी यहाँ पर हो रही है, प्रॉफिट वगैरह लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, वो भी यहाँ पर बढ़ा हुआ। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जब दोनों चीजें यहाँ पर बढ़ी थी तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रोडक्शन वगैरह है, जो आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह की ग्रोथ है ना, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद कोल प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो ये भी यहाँ पर डबल हुआ, ठीक है। उसके बाद आयरन और स्टील का जो आउटपुट है वो भी यहाँ पर क्वाड्रपल्ड हो गया, मतलब कि 4 गुना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे पैसे जब यहाँ पर आए ना, तो उससे ओवरऑल जो है वो बहुत बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, मतलब इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छा यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो टाइम ऐसा यहाँ पर था कि उससे इंडस्ट्रीज की बहुत ग्रोथ यहाँ पर होने वाली। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे आप तो कोल प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आयरन और स्टील वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह में इसी तरीके की चीजें तो जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो जब चीजें इंक्रीज हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ गया है, रेलवे नेटवर्क भी यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर भी यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी यहाँ पर हो रही है, और दूसरी तरफ अगर हम सिटीज वगैरह में देखेंगे तो वहां पर इंडस्ट्रीज वाला जो काम है वो भी बड़े स्केल पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर समझना है। और इसके बाद ये सब चीजें क्यों बढ़ रही हैं ये आपको ध्यान रखना है, और इसी की वजह से क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये आपको ज्यादा बड़े स्केल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, है ना। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब उनका खुद का यहाँ पर मकान है और उसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज वगैरह भी ओपन कर ली है, या जो नई इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर ओपन कर ली है, तो प्राइवेट प्लेयर है ना, मतलब सरकार का कंट्रोल नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सारे पॉइंट इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ताकि ये समझ में आए कि भाई रिवॉल्यूशन आएगा कैसे, है ना। मतलब एग्रीकल्चर वाली भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं और उसके बाद इंडस्ट्रीज भी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। जब ये डॉट्स आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे ना, तभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन की वजह यहाँ पर क्या थी और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो इसके बारे में बात कर रहे थे। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब आप ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, है ना, मतलब सब कुछ यहाँ पर इतने बड़े बड़ी चीजों पे हो रहा है। कोल प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, आयरन स्टील का जो आउटपुट है वो यहाँ पर 4 गुना हो गया, तो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये समझना है कि लोगों का काम करने का जो टाइम है वो भी यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले क्या होता था, फैक्ट्रीज में 10 से 12 घंटे जो है वो लोग यहाँ पर काम करते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि करीब 15 घंटे लोग जो है वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, है ना। ये चीज आपको समझना है। एकोमोडेशन में अगर आप देखोगे, क्योंकि काम ज्यादा हो गया तो काम ज्यादा होगा तो लोग यहाँ पर आएंगे। तो पहले क्या होता था कि पहले लिमिटेड लोग आते थे, तो उन लोगों को क्या करते थे कि भाई रूम्स वगैरह जो है वो यहाँ पर दिया जाता था, है ना, कि रूम्स वगैरह में जाके रहिए आप, है ना। अभी क्या कर दिया कि डॉर्मेटरीज वगैरह जो है वो दे दी गई है ना, मतलब जो लिविंग कंडीशन है, जो यहाँ पर हाउसिंग कंडीशन है वो भी यहाँ पर कम कर दी गई है, खराब कर दी गई है। तो ये भी प्रॉब्लम एक देखने को मिली। फिर उसके बाद जो वर्कर्स होते थे ना, उनको हम सोशल ग्रुप में भी यहाँ पर डिवाइड करते थे, है ना। मतलब आप ये कह सकते थे कि कई लोग ऐसे होते थे, मतलब आप जैसे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के जो लिंक होते थे वो विलेज से ज्यादा होते थे, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि
गांव से लोग यहाँ पर शहर में आ रहे हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करने के लिए, ठीक है, तो उनके स्ट्रॉन्ग लिंक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां से ये आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो यहाँ पर क्या हो गए कि शहर में जो है वो परमानेंटली यहाँ पर स्टेब्लिश हो गए हैं, ठीक है, तो ये बात है। मतलब कि जो लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं, जो आसपास लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उससे हमें एक बात ये समझ में आ रहा है कि दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो है जो गांव से कनेक्टेड है ना, मतलब जिनका गांव में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर रहते हैं, काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं, फिर अपने गाँव वापस चले जाते हैं। लेकिन दूसरी बात अगर आप देखोगे तो कुछ लोग यहाँ पर क्या है कि परमानेंटली जो है वो शहर में अपने शिफ्ट हो गए, है ना, कि भाई हम लोग यहीं पर काम करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर आपको रहते हुए दिखाई देंगे। तो ये दो तरीके के जो सोशल ग्रुप्स हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी वर्कर्स जो है ना उनको स्किल्स के बेसिस पे भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था, है ना, मतलब अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके का काम करेंगे, है ना, तो उसके बेसिस पे क्या होता था कि उनको स्किल्स के बेसिस पे भी यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर डिवाइड होते हुए दिखाई दिए। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें आप ये कह सकते हैं कि वर्कर्स को उनके स्किल के बेसिस पे भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि वहां पर क्या होता था कि इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, है ना, लेकिन वहां पर क्या है कि कुछ रूल्स यहाँ पर बनाए गए थे कि भाई उन रूल्स को क्या करना है कि हमें फॉलो करना है, लेकिन वो रूल्स यहाँ पर क्या हो रहे थे कि फॉलो हो नहीं रहे थे, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि मतलब डिसकंटेंट जो है वो यहाँ पर वर्कर्स के बीच में क्रिएट हो रहा था। जैसे वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, वेजेस बहुत कम मिल रहे थे, है ना, रहने की व्यवस्थाएं जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, तो इस तरीके के जो रूल्स बनाए गए थे जिनको फॉलो करना था वो रूल्स यहाँ पर फॉलो हो नहीं रहे थे। तो मेनली जो है ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ठीक है।